Hello students, welcome to my YouTube channel Science Library. स्टूडेंट्स, आप सब ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं YouTube पे अपनी वीडियो अपलोड करूं आपको फौरन नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में से लिंक नहीं मिलता या बाकी वीडियोस के साथ मिक्स हो जाता है तो ये आपके लिए बहुत ईजी वे है। जस्ट प्रेस द बेल आइकन, ओके। Hello, Assalamu alaikum, class 3. Open your science book, the science factor. Unit 5, the environment, page 30. Learning outcomes. Students should be able to define a habitat as a place where people, animals, and plants live. Describe some natural habitats. Describe how humans change a natural habitat to make it suitable for their own living. Explain why it is important to protect the environment and what negative effects can an unhealthy environment can have on all life forms. So please open your page 30. The environment. So let's see what scientists tell us about environment. An environment is the surroundings in which an animal or plant lives. So basically, if I will ask to you what is environment, so you have to tell me that an environment is the surroundings in which an animal or plant live. Now let's talk about surroundings. If I talk about myself, I am sitting on a chair, okay, and my surroundings are my mother, my family, my some plants, some bed, chair, tables. So it's my surroundings which an animal or plant live. कोई भी ऐसी सराउंडिंग्स जहाँ एनिमल और प्लांट रहते हैं उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं उसका। अब जब आप स्कूल में आते हैं आपके स्कूल का एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है। आपके स्कूल के एनवायरनमेंट में गार्डन होता है, प्लेग्राउंड होता है, बैडमिंटन ग्राउंड होता है, आपकी इस तरह ये ग्राउंड्स आपके होते हैं, आपकी टीचर्स होती हैं, आपकी फैमिली नहीं होती इसमें, आपकी चेयर टेबल ये सब इन्वायरमेंट होता है आपका। ऐसे ही जब आप घर जाते हैं तो आपके घर का इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है। आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं वहाँ का इन्वायरमेंट डिफरेंट है। अगर आप किसी फॉरेस्ट में जा रहे हैं वहाँ का इन्वायरमेंट डिफरेंट है। अगर आप किसी हाइकिंग किसी रिवर पे जा रहे हैं वहाँ का इन्वायरमेंट डिफरेंट है। हर जगह का इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है। बेसिकली इन्वायरमेंट है क्या? सराउंडिंग्स, जो हमारे इर्द गिर्द चीज़ें होती हैं या ऐसी चीज़ें या फिर ऐसी प्लांट्स या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द होती है या हम प्लांट्स के इर्द गिर्द होती है या एनिमल्स के इर्द गिर्द होती है, वो उसका इन्वायरमेंट होता है। अब एक शेर, हर एक का डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है। एक शेर जो जंगल में रह रहा है उसका इन्वायरमेंट और एक शेर जो ज़ू में रह रहा है उसका इन्वायरमेंट। और फॉर एग्जांपल मैंने भी एक शेर पाला हुआ है अपने घर पे और जो शेर मैंने घर पे पाला हुआ है, इन तीनों का इन्वायरमेंट डिफरेंट होगा सब, बिकॉज इन तीनों की सराउंडिंग्स डिफरेंट है। जंगल वाले शेर की जो फॉरेस्ट में रह रहा है लॉयन, उसकी सराउंडिंग्स उसका इन्वायरमेंट डिफरेंट है। जो ज़ू में रह रहा है लॉयन, उसका इन्वायरमेंट उसकी सराउंडिंग्स डिफरेंट है। जो एज अ पेट मेरे घर पे है, वैसे लॉयन पेट एनिमल नहीं है, बट अगर मैंने अपने घर पे रखा हुआ है तो वो उसकी सराउंडिंग्स डिफरेंट है। सो एन इन्वायरमेंट इज़ द सराउंडिंग्स। जब भी इन्वायरमेंट की बात आएगी पहली बात आपके माइंड में आनी चाहिए सराउंडिंग्स। और किसकी सराउंडिंग्स? किसी भी एनिमल और प्लांट की सराउंडिंग्स जहाँ पे वो ज़िंदा रह रहा है, जहाँ वो रह रहा है। इन्वायरमेंट मीन्स सराउंडिंग्स। इन्वायरमेंट, जब भी आप इन्वायरमेंट की बात आएगी आपके माइंड में पहले आना चाहिए सराउंडिंग्स। किसकी सराउंडिंग्स? लिविंग एनिमल्स और लिविंग प्लांट्स की सराउंडिंग्स, ये इन्वायरमेंट है उनका। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज अंडरलाइन। What is a habitat? A habitat is a place where something live. Now what habitat is different and environment is different. Habitat
इफ़ वी टॉक अबाउट हैबिटेट, फॉर एग्जांपल कोई एक दरख्त गिर गया, उसके आप पास देखेंगे कोई उसके नीचे चूंटियाँ रह रही हैं, कोई आंट्स रह रही हैं मिलके, वो उनका हैबिटेट है, वो वहाँ रह रहे हैं, आंट्स मिलके रह रही हैं। यही आप देखेंगे उसी ट्री के, फॉर एग्जांपल उसी ट्री के साइड पे कहीं हनी बीज ने अपना घर बना लिया, वो उनकी हैबिटेट डिफरेंट है। उसके साथ एक ट्री है, उसके ऊपर किसी बर्ड ने अपना बर्ड ने अपना घर बनाया हुआ है। बर्ड के घर को क्या कहते हैं, नेस्ट। वो बर्ड ने अपना नेस्ट बनाया हुआ है, वो उसकी हैबिटेट डिफरेंट है। सो ये सबकी हैबिटेट्स डिफरेंट होती है। अब देखें यहाँ पे एक डेजर्ट में एक प्लांट है, उसकी हैबिटेट, और एक प्लांट जो सी में है, दोनों की हैबिटेट्स डिफरेंट है। So animals live in a habitat, plants live in a habitat. In most habitats, many animals and plants live together. In most habitats, even in our habitat, we also live with plants. Okay, here's 4 habitats. Habitats are very small. Yes, some habitats are very small. The habitat of ant, where ant lives, or the habitat where bee lives, they are very small. Some habitats are very large. Yes, if we talk about fields, we talk about forests, then habitats are very large. Some habitats are very hot. If we talk about deserts, then we say that the some habitats are very hot and some habitats are very cold. If we talk about cold areas like Russia, Canada, so those habitats are very cold, snow everywhere. Your habitat, let's talk about our habitat. You can think of your habitat as the area where you live and spend most of your time. So it includes your home and your school and the area around them. So here they talk about 2 things, because you are a student, so 2 things are important in your life: the house and the school. So you have to think about the habitat around your house, the habitat where you live in your house, and the school. Name some of the animal and plant that share your habitat. It's very easy. Plants, most of the plants, you can write the name of many plants. And animals, cats, dogs, I guess lizards also, they share our habitats. Ants, flies, and some birds, sparrows, crow, dogs. These all animals share our habitats. बिकॉज आप जब रोड पे जा रहे होते हैं तो आपके साथ बिल्ली भी सम टाइम जा रही होती है, तो वो आपकी हैबिटेट शेयर कर रही है, डॉग भी जा रहा होता है। हमारे पाकिस्तान में तो ये थोड़ी हैबिटेट कम एनिमल्स हमें मिलते हैं जो शेयर करते हैं। बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इवन घर के बाहर बहुत से एनिमल्स फिर रहे होते हैं। कुछ कंट्रीज़ में वहाँ से थोड़े, या आप थोड़ा इस्लामाबाद वाली साइड पे जाएं, अगर वहाँ किसी का घर अगर हो या नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स होते हैं जो आपकी हैबिटेट शेयर कर रहे होते हैं। बट लाहौर में आप गोट भी लिख सकते हैं, सम टाइम गोट्स भी फिर रही होती हैं, आपको मिल जाती हैं। और स्कूल के पास तो सम टाइम हमें काउस भी नज़र आ रही होती हैं, हमारी हैबिटेट शेयर कर रही होती हैं। सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी। यस, ओके, पेज 32, 5.2, which means the 5, unit 5.2 means topic 2. Unit 5, topic 2, habitats on earth. There are many different type of habitats on earth. There are deserts, the polar regions. Polar regions means cold regions. Rainforest means the forest where rainforest is very easy, आपको समझ आ गया होगा. And seas and rivers. Cities are also habitats. Cities are basically man-made habitats because humans have changed the natural habitat to create a new one. हम मोस्टली देखते हैं कुछ टाइम पहले जहाँ पे फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट था, अब वहाँ पे एक बहुत प्यारी सी सोसाइटी बन गई। कि जब वो फॉरेस्ट था तो वो एक नेचुरल हैबिटेट थी, और अब जब वो एक पूरी सोसाइटी बन गई है, वहाँ बिल्डिंग्स खड़ी हो गई हैं, घर बन गए हैं, पार्क बन गए, तो अब वो एक मैन मेड हैबिटेट हो गया।
So I think you can differentiate easily man-made habitat and natural habitat. So class, please underline, it's very important, what is the difference between man-made habitat and what is the difference between man-made habitat and natural habitat. Okay, it's a very important question. It's a very important question. Okay, yes. Now it's desert. Deserts are areas of land that are very dry. They do not get much rain. Some deserts have lots of sand. Some deserts have lots of sand. Deserts are areas of land that are very dry. Okay, so deserts, now we are talking about habitats. Okay, we are talking about some habitats. The first is deserts. The deserts are dry and lots of sand. Some deserts have lots of rocks. Some deserts have mountains. Most deserts have extreme temperatures. Now what is the meaning of extreme? The meaning of extreme is that too much, anything too much. एक्सट्रीम का मतलब है कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा होना. अब एक्सट्रीम टेम्परेचर सिर्फ डेजर्ट के लिए नहीं हम यूज़ कर सकते, इवन हम पोलर रीजन्स में भी एक्सट्रीम वर्ड यूज़ कर सकते हैं. उसका यह मतलब है कि बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा. एक्सट्रीम टेम्परेचर मीन्स कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है डेजर्ट्स में. That means it can be very hot. During the day but very cold at night. Means कोई दरमियान वाला टेम्परेचर ही नहीं है वहाँ पे, या तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है या वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है. Animals and plants that live in the desert need to be able to survive a long time without much water because deserts are dry. Deserts are the places which are dry. वहाँ पे पानी नहीं मिलता, इसलिए वहाँ पे वो ही सर्वाइव कर सकते हैं जो पानी, या तो पानी को वो जहाँ फॉर एग्जांपल पानी जहाँ मिले वहीं रहना शुरू कर दें. यह पॉसिबिलिटी है डेजर्ट में रहने की, बट ये भी कंफर्मेशन नहीं होती वहाँ पे कि वो जो पानी हमें मिला है वो वहाँ पे रहेगा परमानेंट. बिकॉज कभी भी ऐसा हो सकता है कि डेजर्ट में अगर तूफ़ान आ जाए या कुछ ऐसी चीज़ आ जाए जिससे वो डेजर्ट में सैंड उड़ने लग जाती है. सैंड उड़ के हो सकता है जहाँ पे आप पानी जहाँ पे आपको मिले और आप वहाँ रहने लग जाओ कि पानी मिल गया मुझे यहाँ पे, वहाँ पे अब डेजर्ट में कोई बहुत ज़्यादा से तूफ़ान आ जाए और जब वो सारी सैंड उस पानी के ऊपर आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है. इसलिए डेजर्ट्स में पानी नहीं मिलता और इस हैबिटेट में वो ही एनिमल सरवाइव कर सकते हैं जिन एनिमल्स के पास ये एबिलिटी होती है कि वो पानी अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं. अदरवाइज़ यहाँ पे सर्वाइवल मुश्किल है. सर्वाइवल मीन्स ज़िंदा रहना मुश्किल है वहाँ पे ज़िंदा रहने के लिए, बिकॉज पानी ज़रूरी है. तो अगर हम कैमल को देखें तो कैमल में ये एबिलिटी पाई जाती है. मोस्टली जब भी हम डेजर्ट की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले माइंड में अगर कोई एनिमल आता है तो वो कैमल हमारे माइंड में आता है. तो कैमल एक ऐसा एनिमल है डेजर्ट का जहाँ पे जब वो पानी पीता है तो कुछ दिनों तक वो उसके अंदर पानी स्टोर रहता है. जैसे आप पानी की टंकी में स्टोर कर लेते हैं ना पानी, ऐसे ही वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है और उसे इसलिए वो डेजर्ट में सरवाइव कर सकता है. आगे पढ़ते हैं इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में. डू यू नो द नेम ऑफ द लार्जेस्ट सैंडी डेजर्ट इन द वर्ल्ड? द सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका. Africa is a place and Sahara Desert is a name of desert. Sahara Desert is the name of desert. In Africa means in country. Africa means Africa is the name of country. So it's very important, please underline. Pretend you are walking through a desert. Think of your senses: sight, sound, smell, taste, touch. Now describe how you would feel in this habitat. आई थिंक सो कोई बच्चा डेजर्ट में नहीं गया होगा आप में से, बट आप अगर ये
इमेजिन करें कि आप डेजर्ट में जा रहे हैं, तो आपकी जो सेंसेस हैं वो कैसे काम करेंगी, इस चीज़ को थोड़ा विजुअलाइज करें, थोड़ा सा इसे इमेजिन करें और इस पर थोड़ी एक्टिविटी लिखनी है आपने। ये मज़े की एक्टिविटी है वैसे। अगर मैं अपना आपको बताऊँ, अगर मैं इमेजिन करूँ खुद को कि मैं डेजर्ट में इस तरह चल रही हूँ और अगर मैं अकेली चल रही हूँ, तो पानी की बोतल पास होना बहुत ज़रूरी है। बोतल तो नहीं, थोड़ी बड़ी बोतल ही। और साइट आई गेस, आंखों में थोड़ी सी सैंड जा रही होगी, बहुत ज़्यादा धूप मैं इमेजिन कर सकती हूँ अगर डे टाइम इमेजिन करूँ। और साउंड, बिकॉज मुझे आवाज़ साउंड, अगर मैं अपनी हेयरिंग सेंस को फील करूँ या उसे इमेजिन करूँ, तो मुझे लगेगा कि जैसे हवा की आती है आवाज़, दूर से हवा की आवाज़ आती है ऐसे। स्मेल को मैं नहीं इमेजिन कर सकती। स्मेल आई गेस मे बी सैंड की जैसे स्मेल होती है, उस टाइप की स्मेल। टेस्ट, मुंह में थोड़ी थोड़ी सैंड आ रही होगी और ऐसे मुंह से इस टाइप की। और टच, सैंड जैसे टच करने पे होती है आई गेस वैसी। तो इसे थोड़ा एक्सप्लेन करके अगर एज अ पैराग्राफ लिखें तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। हाँ, प्लीज़ कीजिएगा स्टूडेंट्स। Okay, now polar regions. Polar regions. The polar regions are the large areas of land surrounding the two poles. The two poles are the North Pole and the South Pole. Okay. So the polar regions are very cold. The polar regions are also very dry. So they are a type of desert. However, they are covered with ice instead of sand. So I can ask to you that what is the similarities in polar region and desert? What is the dissimilarities of polar region and desert? Okay. Animals that live in the polar region have to have lots of fur, बिकॉज पोलर रीजन में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। जैसे डेजर्ट में वो ही सर्वाइव कर सकता है, वो ही एनिमल सर्वाइव कर सकता है जो अपने अंदर वाटर को स्टोर करने की एबिलिटी रख सकता है। इसी तरह पोलर रीजन्स में वो ही एनिमल सर्वाइव कर सकते हैं, इस हैबिटेट में वो ही एनिमल्स रह सकते हैं जिन एनिमल्स की बॉडी पे फर होती है या जिन एनिमल्स की बॉडी पे थिक फेदर्स होते हैं। अब जब भी हम पोलर रीजन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो एनिमल माइंड में आता है वो पोलर बियर हमारे माइंड में आता है। तो पोलर बियर की यहाँ पिक्चर आपको नज़र आ रही है। फिर पेंगुइन माइंड में आता है, और पेंगुइन के पास तो फीदर्स भी होते हैं और फैट सी लेयर होती है, तो पेंगुइन भी वहाँ सरवाइव कर सकता है पोलर रीजन में। ओके, ये हम पढ़ते हैं जो कि इम्पोर्टेंट लग रहा है और ये आपने भी याद करना है। अंटार्कटिका इज़ द ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ। विच इज़ द ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ? सो यू हैव टू राइट अंटार्कटिका। द आर्टिक हैज़ नो लैंड। इट इज़ मेड इंटायरली ऑफ आइस। अगेन सेम उसने यहाँ पे भी कहा है कि प्रिटेंड यू आर एट वन ऑफ द पोलर रीजन्स, थिंक ऑफ योर सेंसेस, साइट, साउंड, स्मेल, taste, touch. Now describe how you would feel in this habitat. So if I put myself, or I imagine that I am walking at any polar region. So बहुत ज़्यादा सर्दी वहाँ पे होगी, और साइड में मुझे हर तरफ आइज़ ही आइज़ नज़र आ रही होगी। साउंड में एयर की साउंड, और स्मेल में ऐसे स्मेल को मैं डिफ़ाइन नहीं कर सकती। टेस्ट भी आई गेस ड्राई होगा माउथ। सो ये थोड़ा आप इसे पैराग्राफ में लिखे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगा। ये आपने एक्टिविटी करनी है और ये एक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंटरेस्टिंग भी है ये एक्टिविटी। पेज 36, रेन फॉरेस्ट।
Rainforests are the opposite of deserts and the polar regions. Rainforests are very wet. अब रेन फॉरेस्ट जो है वो ऑपोजिट किसके हैं? डेजर्ट्स के. ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है. मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि व्हाट which habitat is opposite of deserts? So you can tell me that rainforests are very wet. Lots of trees and other plants live in rainforest. Lots of different type of animals lives in rainforest. Not me, this is my habitat. Okay, साइंटिस्ट कह रहा है कि मैं नहीं रहता रेन फॉरेस्ट में, मेरी हैबिटेट तो मेरा घर है. वो देखें, वो सोफे पे बैठा हुआ है, टीवी देख रहा है. Yes, more than half the plants and animals on earth live in rainforest. So rainforest is very important habitat because more than half the plants and animals on earth live in rainforest. आपको याद होगा हमने एक पिछले चैप्टर में फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में पढ़ा था कि रेन फॉरेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज रेन फॉरेस्ट में जो प्लांट रेन फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट हैं जो 1/3 ऑफ ऑक्सीजन जो है वो बनाते हैं पूरे वर्ल्ड में. सो रेन फॉरेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है. ये क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया था, आंसर आई गेस 1/3 है या 1/4 है, ये आप प्लीज़ देख लीजिएगा. वो क्वेश्चन मैं आपको इस लेक्चर में, इस चैप्टर के टेस्ट में भी पूछ सकती हूँ, उस चैप्टर के टेस्ट में भी पूछ सकती हूँ बिकॉज वो रेन फॉरेस्ट से रिलेटेड है. More than half the plants and animals on earth live in rainforest. Now rainforests are divided into 4 parts. Okay, the first one is emergent zone. The emergent zone has the giant trees that house birds and insects. These trees get lots of sunlight because ये डेजर्ट के सबसे ऊपर रेन फॉरेस्ट के सबसे ऊपर होते हैं. रेन फॉरेस्ट के सबसे लॉन्गेस्ट ट्रीज इसमें आते हैं. जो सबसे लॉन्ग ट्री होगा सबसे ऊपर जा रहा होगा. आप इस तरह करें, एक रेन फॉरेस्ट अगर आप उसका एक मॉडल बनाते हैं तो आप उसे ऊपर से देखना शुरू करें. सबसे ऊपर वाला जो एरिया होगा उसे इमर्जेंट जोन कहेंगे और वहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज़, क्योंकि जो बड़ा ट्री है वही सबसे ऊपर तक जा सकता है और इन्हें सबसे ज़्यादा सनलाइट मिलेगी बिकॉज ये सबसे ऊपर है. उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है कनोपी जोन हैज़ स्मॉलर ट्रीज़. यहाँ पे छोटे ट्रीज़ होते हैं. वो जायंट ट्रीज़ से जो छोटे ट्रीज़ होते हैं उन्हें हम स्मॉलर ट्रीज़ कहते हैं. दे स्टिल गेट सम सनलाइट एंड दे हाउस लॉट्स ऑफ मैमल्स एंड रेप्टाइल्स एज वेल एज बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स. अब इस वाले एरिया में बर्ड्स भी रहते हैं, इंसेक्ट्स भी रहते हैं और बहुत ज़्यादा रेप्टाइल्स रहते हैं. यहाँ इन्हें हम स्मॉलर ट्रीज़ कह सकते हैं. थर्ड पे आ जाता है अंडर स्टोरी इज़ होम टू स्मॉलर प्लांट्स. अब नंबर 3 पे, अब ऊपर सबसे ऊपर वाला एरिया हमने इमर्जेंट जोन कह दिया. सेकंड पार्ट उसको डिवाइड करके कनोपी जोन कह दिया. थर्ड पे अंडर स्टोरी कह दिया. अब अंडर स्टोरी में स्मॉलर प्लांट्स आते हैं. इट गेट्स लिटिल सनलाइट बट लोड्स ऑफ मॉइस्चर बिकॉज जहाँ सनलाइट नहीं पहुँच रही वहाँ पे तो मॉइस्चर होगा ही बिकॉज यहाँ पे बारिशें भी ज़्यादा होती हैं, रेन ज़्यादा होती है बिकॉज रेन फॉरेस्ट है. अब यहाँ पे सनलाइट कम पहुँच रही है तो इस मतलब एक नॉर्मल सी बात है, जहाँ सनलाइट कम पहुँचेगी वहाँ मॉइस्चर होगा. मॉइस्चर मीन्स नमी, हल्का हल्का पानी. द फोर्थ इज़ द फॉरेस्ट फ्लोर बिकॉज ऑफ फ्लोर की बारी आ गई जहाँ से ये सब दरख्त ट्रीज सब इनकी बेस है सबसे नीचे. ग्राउंड वेयर द लार्ज एनिमल्स. अब बड़े एनिमल्स तो नहीं रह सकते ना ट्री के ऊपर. सो लार्ज एनिमल्स एंड लॉट्स ऑफ इंसेक्ट्स लिव. अब ग्राउंड फ्लोर पे बहुत ज़्यादा लार्ज एनिमल्स और इंसेक्ट्स रहते हैं. वेरी लिटल सनलाइट रीच द फ्लोर. बहुत थोड़ी सी सनलाइट फ्लोर पे पहुंचती है. इसे क्या कहते हैं? फॉरेस्ट फ्लोर. इट्स वेरी इजी. फॉरेस्ट फ्लोर पता चल रहा है कि फॉरेस्ट के फ्लोर की बात हो रही है. तो ये 4 जो ये टेबल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज़ याद रखिएगा. इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं पेपर में. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन 4 कॉन्टिनेंट्स. कैन यू नेम दैम? ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट. नाउ रेन फॉरेस्ट हैव 2 टाइप्स, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट. उनके बारे में हम पढ़ते हैं. बट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट 4 कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं, 4 कॉन्टिनेंट्स में हैं. और वो कौन से 4 कॉन्टिनेंट्स हैं?
अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होना चाहिए. Okay, tropical and temperate. There are two types of rainforest: tropical rainforest and temperate rainforest. Tropical rainforest are much water than temperate rainforest. Tropical rainforest में ज़्यादा पानी होता है as compared to temperate rainforest में. Okay, same activity है. Pretend you are in a rainforest. Think of your senses: sight, sound, smell, taste, touch. Now describe how you would feel in this habitat. आई गेस रेन फॉरेस्ट सबसे इंटरेस्टिंग हैबिटेट होगी अगर कभी हमें यहाँ जाने का मौका मिले तो ये, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनिमल्स भी मिल सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स और बहुत प्यारे प्यारे से ट्रीज़ भी आपको मिल सकते हैं यहाँ पे. ये मुझे सबसे इंटरेस्टिंग एक्टिविटी लग रही है. Seas, rivers and oceans. Not all the habitats on the earth are on land. सब habitats land पे नहीं रहते. Seas, rivers and oceans are home to many types of animals. बहुत से animals की जो home है वो है seas, rivers and oceans. Some of the largest animal on the earth lives in water. सबसे जो largest animal है अर्थ का वो कहाँ रहता है? पानी में. और कुछ स्मॉल एनिमल्स भी रहते हैं पानी में, ऐसा नहीं कि जस्ट लार्ज रहते हैं. सम एनिमल्स लिव इन वाटर सम ऑफ द टाइम एंड ऑन लैंड द रेस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज वो पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं. सम एनिमल्स एंड प्लांट्स डू नॉट लिव इन वाटर बट नेक्स्ट टू द वाटर. अब कुछ ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर तो नहीं रहते बट पानी के पास पास रहते हैं. सो ये रिवर्स एंड ओशंस की बात हो रही है. सम वाटर हैबिटेट्स हैव सॉल्टेड वाटर, अदर हैव फ्रेश वाटर. ये हम आगे क्वेश्चंस में पढ़ेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से हैबिटेट्स के सॉल्टेड वाटर है और कौन से हैबिटेट्स के फ्रेश वाटर है. मोस्ट फिश कैन लिव इन वन टाइप ऑफ वाटर और द अदर. अब वो फिश जो सॉल्टेड वाटर में रहती है वो फ्रेश वाटर में नहीं रह सकती, और वो फिश जो फ्रेश वाटर में रहती है वो सॉल्टेड वाटर में नहीं रह सकती. बट देयर आर सम फिशेस, कोई थोड़ी बहुत फिशेस की टाइप्स ऐसी हैं जो दोनों वाटर्स में सर्वाइव कर सकती हैं, दोनों वाटर्स में रह सकती हैं, सॉल्टेड वाटर में भी और फ्रेश वाटर में भी. ह्यूमंस कैन ड्रिंक फ्रेश वाटर, ह्यूमंस कैन नॉट ड्रिंक सॉल्टेड वाटर, ये हमें पता है. ऑल द वाटर इन द सीज एंड ओशंस इज सॉल्टी. अब उसने बता दिया है कि सॉल्टेड वाटर कौन सी हैबिटेट में है, सीज एंड ओशंस में. ओके, अगेन उसने सेम एक्टिविटी दी है. pretend you live in a body of water. In a body of water, think of your senses. Okay, basically he is saying that just imagine that you are a fish. Okay, and then you do your activity. Here are some questions. And next topic is protecting the environment. There are several things that can be done to protect our environment. Keep the earth clean. Many things live and grow on the earth. For them to survive, the earth needs to be kept clean. If the earth becomes polluted, trees and plants will not be able to grow. Humans need trees and plants to produce the oxygen that we breathe. Humans also need plants for food and tree for shelter. अर्थ को क्लीन रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर अर्थ क्लीन होगी तो वहाँ पे प्लांट ज़िंदा रह सकेंगे, प्लांट ज़िंदा रहेंगे तो ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी तो ह्यूमन ज़िंदा रह सकेंगे, और प्लांट्स ही हमें फूड भी देते हैं. तो इसलिए अर्थ को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है. डोंट पोल्यूट द अर्थ. कीप वाटर क्लीन. Clean water is essential for humans. We need to drink clean water. We also need to keep bodies of waters clean so that fish can live and grow. We also need to keep bodies of water means animals which lives in the water, the plants which lives in the water, clean so that fish can live and grow. अब पानी को साफ़ रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ हम पानी पीते हैं, हम पानी को और बहुत सी चीज़ों में यूज़ करते हैं. पानी को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है. पानी से ही हमारे प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, तो ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं. डोंट पोल्यूट द वाटर. कीप द एयर क्लीन.
Humans need to breathe clean air. If the air is not clean, humans may become ill and even die. Other animals also depends on fresh air. So don't pollute the air. आप क्लीन रखना चीज़ों को, ये हमें कोरोना ने बहुत अच्छे से सिखा दिया है. हाथ अच्छे से धोने हैं, मास्क पहनना है, अपने आपने ग्लव्स पहनने हैं, आपने मास्क चेंज करना है, क्लीन रखना है, घर अपना क्लीन रखना है, बाहर से आना है, शूज़ अपने साफ़ करने हैं, हैंड वॉश करने हैं. सो ये क्लीन, हमारे लिए क्लीन रहना बहुत ज़रूरी है. फिर हमें अपनी अर्थ को क्लीन रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे वाटर को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है, और एयर को क्लीन रखना, ये सब चीज़ें क्लीन रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. What can you do? Write down ways that you can help to keep the land, water and air clean. This is the important question. ऊपर अभी तक उसने हमें प्रॉब्लम्स बताई कि आप अपने वाटर को क्लीन नहीं रखोगे तो क्या होगा, अपनी अर्थ को क्लीन नहीं रखोगे तो क्या होगा, अपने ग्राउंड्स को, अपनी एयर को क्लीन नहीं रखोगे तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी. अब कैसे क्लीन रखना है ये बात वो आपसे पूछ रहा है. अगर आप इमेजिन करें खुद को कि आपने ये सब चीज़ें क्लीन रखनी हैं तो आप कैसे क्लीन रखेंगे, ये बात इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपकी क्रिएटिव एक्टिविटी है. ओके, प्रोटेक्टिंग इंडेंजर्ड स्पीशीज़. ये आपका चैप्टर थोड़ा लेंथी है, तो थोड़ा पेशेंस के साथ सुनिएगा स्टूडेंट्स. प्रोटेक्टिंग इंडेंजर्ड स्पीशीज़. एन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स दैट इज़ एट रिस्क ऑफ डाइंग आउट completely. These three lines are very important. Please underline the first three. An endangered species is a group of living things that is at risk of dying out completely. अब इसका मतलब क्या है, ऐसे स्पीशीज़ जिनका ख़तरा है कि वो ख़त्म हो जाएंगी, उन्हें हम इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं. डेंजर मीन्स ख़तरा, इंडेंजर्ड मीन जो ख़तरे में हैं. अब वो ख़तरे में कैसे हैं उसका मैं आपको बता देती हूँ. इसका थोड़ा समझने वाली बात है. अब पोलर रीजन में अगर पोलर बियर रह रहा है तो वो पोलर रीजन में ही रह सकता है, बिकॉज उसकी बॉडी ऐसी है, उसकी बॉडी पे फैट्स हैं, उसकी बॉडी पे फर है, उसकी बॉडी उसकी ऐसी है कि वो पोलर रीजन में ही रह सकता है. अब हमारी कुछ इस तरह की इन्वायरमेंट में चेंजिंग्स की वजह से, जो जिसकी रीज़न ह्यूमन बींग्स ही हैं, अब पोलर रीजन मेल्ट हो रहा है. पोलर रीजन की आइज़ जो है वो मेल्ट हो रही है. अब जब पोलर रीजन की आइज़ मेल्ट होगी, वहाँ पे भी गर्मी आने लग जाएगी, वहाँ टेम्परेचर थोड़ा हाई होने लग जाएगा, तो जो पोलर बियर होगा उसके लिए वह ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा. पोलर बियर इग्लूज़ में रहता है, पोलर बियर के लिए मुश्किल हो जाएगा उधर रहना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मरने लग जाएगा. एक टाइम आएगा कि पोलर बियर के सारे पोलर बियर मर जाएंगे वर्ल्ड में से. फिर हम उसे कहते हैं, अभी तक तो ऐसा टाइम नहीं आया, बट मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ. अगर हमने अपने इन्वायरमेंट को सेफ नहीं किया तो ऐसी स्पीशीज़ को इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं कि ये स्पीशी डेंजर में है, क्योंकि उसका इन्वायरमेंट हम ख़राब कर रहे हैं. हम ह्यूमन बीइंग्स उसका इन्वायरमेंट ख़राब कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो मर जाएगा. उसका इन्वायरमेंट ही नहीं जब होगा सही, तो वो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी ना. इफ़ समथिंग इज़ नॉट डन टू प्रोटेक्ट दैम, अगर उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना किया गया, they will soon be lost to the earth forever. फिर क्या होगा कि वो हमेशा के लिए गायब, मर जाएंगे, पूरी अर्थ पे से मर जाएंगे. अब इसमें मैंने पोलर रीजन की और पोलर बियर की एग्जांपल दी है. ऐसे बहुत सी स्पीशीज़ हैं जिनके बारे में मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता होगा, जो अभी ये सब प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं बिकॉज ऑफ अस, हमारी वजह से. Some species are endangered because of human activities, ये तो हमें पता है. Some species, अब human activities कौन सी ऐसी human activities हैं जो इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं. हमारा डे बाय डे हमारा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं. उसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा.
बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ लगाना, फैक्ट्रीज़ के धुएं को बिना क्लीन किए एयर में भेज देना, एयर पोल्यूट हो जाती है इससे। इसी तरह फैक्ट्रीज़ के केमिकल्स को उन्हें उनके इफ़ेक्ट को कम किए बगैर उसे पानी में फेंक देना या उसे ज़मीन पे फेंक देने से हमारा ग्राउंड, हमारे वाटर, हमारी एयर, ये सब ख़राब हो रहा है। सिर्फ फैक्ट्रीज़ की बात नहीं है, इस तरह बहुत सी चीज़ें, जैसे हमारे घरों में इन्वर्टर्स लगे हैं, एसी लगे हुए हैं, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हमारी हम अब जैसे एक इंडिविजुअल जो है वो हम गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, उस गाड़ी के धुएं से, उससे, इन सब चीज़ों से बहुत सा इन्वायरमेंट हमारा ख़राब हो रहा है और बहुत सी स्पीशीज़ इंडेंजर्ड हो रही हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। अब सम स्पीशीज़ आर इंडेंजर्ड फॉर अदर रीजंस, कुछ स्पीशीज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से डेंजर में है, कुछ स्पीशीज़ की कोई और रीज़न है। ह्यूमंस आर इन अ पोजीशन टू हेल्प इंडेंजर्ड स्पीशीज़ सर्वाइव, बट ह्यूमंस अगर कोशिश करें तो उन्हें बचा सकते हैं। स्टॉप डिस्ट्रॉइंग हैबिटेट्स, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, स्टॉप डिस्ट्रॉइंग हैबिटेट्स। अब जब हम उनकी हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर देंगे तो वो कहाँ रहेंगे। अब किसी की सोसाइटी को पूरी को आग अगर हम लगा देंगे या वहाँ पे थोड़े हर घर के बाहर लकड़ियाँ जलाने लग जाएंगे, घर के पूरे घर के चारों तरफ के वहाँ इन धुआं 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 हो जाए, तो क्या वहाँ आप सरवाइव कर सकते हैं। आप इमेजिन करें कि आप सुबह उठते हैं तो आपके घर के बाहर धुआं धुआं ही हो, स्मोक 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 एवरीवेयर, वहाँ पे लकड़ियाँ जल रही हों, वहाँ पे हर घर के बाहर, आपकी सोसाइटी के हर घर के बाहर ऐसा हो रहा हो, तो आपके हैबिटेट ख़राब हो रही है ना, आपके सांस लें, आपकी एयर ख़राब हो रही है, आपका इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है, आपकी हैबिटेट ख़राब हो रही है। जब आपकी हैबिटेट को ख़राब करेंगे तो फिर आप वहाँ कैसे रहोगे। आप फिर यही सोचोगे ना कि मैं ये सोसाइटी चेंज कर लेता हूँ, मैं कहीं और शिफ्ट हो जाता हूँ, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम की बात है। बट एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते। अब पोलर रीजन का पोलर बियर डेजर्ट में जाके नहीं रह सकता, वो वहाँ पे मर जाएगा, उसे अपनी स्पीशी में, अपने हैबिटेट में ही रहना है। अगर हम उसकी हैबिटेट ही ख़राब कर देंगे, हम रेन फॉरेस्ट को ख़राब कर देंगे, रेन फॉरेस्ट काटने लग जाएंगे, या नॉर्मल फॉरेस्ट भी अगर हम काटने लग जाएं जो रेन फॉरेस्ट नहीं भी हैं, तो वहाँ के जो एनिमल्स हैं वो कहाँ शिफ्ट करेंगे। हम ह्यूमंस शिफ्ट कर सकते हैं बट एनिमल्स के लिए तो डिफ़िकल्ट है ना ये टास्क, तो फिर वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। जब उन्हें खाने को नहीं मिलेगा, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी सही से, उन्हें पोल्यूटेड हर चीज़ मिलेगी, तो एक दिन मतलब आहिस्ता आहिस्ता वो मरने लग जाएंगे, और फिर जब वो मर जाएंगे तो उनकी स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएंगी। तो इसलिए ह्यूमंस जो हैं वो उनकी जाके हैबिटेट्स ख़राब कर देते हैं, तो वो उनके लिए प्रॉब्लम है। Chopping down trees in forest and cleaning land of agriculture, destroying natural habitat and puts species at risk. Don't introduce other species. Okay, now snow leopards in Pakistan are endangered because humans are hunting them and destroying their habitats. अब पाकिस्तान में कौन सी हैबिटेट जो है वो इंडेंजर्ड है, डेंजर में है, बिकॉज यहाँ पे हंटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा उसकी। बाहर से बहुत से लोग आते हैं समटाइम्स, और समटाइम्स पाकिस्तान के ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उन्हें हंट कर लेते हैं। और समटाइम्स ऐसा होता है अपनी जान बचाने के लिए उन्हें मारना पड़ता है। चलो वो फिर एक लॉजिकल बात है, क्योंकि आपकी जान भी इम्पोर्टेंट है। अगर उसने आप पे अटैक किया तो आप बचाओ अपने आप को और उसे मार लो, चलो ये एक फिर थोड़ी लॉजिकल बात है कि इट्स ओके। बट अगर आप हंटिंग के लिए सिर्फ शौक के लिए मार रहे हैं, ये गलत है। इस तरह पाकिस्तान में जो स्पीशी जो इंडेंजर्ड है वो स्नो लेपर्ड्स है। Don't introduce other species. Some species are endangered because humans have brought in animals or plants from other parts of the world. These new animals and plants have taken the food and space of the native animals. अब ये चीज़ बहुत नॉर्मल हो गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रशियन कैट है, अब हम उस रशियन कैट को उठा के पाकिस्तान में ले आएंगे, ठीक है, तो अब उस रशियन कैट के लिए बहुत से काम ऐसे करने पड़ेंगे ताकि वो हमारे इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सके। अब हम क्या करेंगे कि उसके लिए उसका फूड, स्पेशल फूड लाएंगे, उसे इन्वायरमेंट ऐसा देंगे
या वो खुद भी अपसेट रहेगी कैट के वो उसके समटाइम्स ऐसे तो उसके बाल गिरने लग गए हैं या उसके साथ और कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, बिकॉज वो पोलर रीजन में स्नो वाले एरिया में रहने वाली कैट है, वो हमारे यहाँ गर्मी में नहीं रह सकती। इसी अब जब हम इस तरह की दूसरी जगहों की स्पीशीज़, पोलर रीजन की स्पीशीज़ को उठा के अगर हम डेजर्ट में ले आएंगे, तो डेजर्ट में तो वैसे नहीं लेके जा सकते, बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। अगर हम ले जाते हैं इस तरह, तो वहाँ वो डेजर्ट में जो रह रहे हैं ऑलरेडी एनिमल्स, वो बेचारे क्या खाएंगे, वो उनका फूड, उनकी जगह तो वो दूसरी स्पीशीज़ भी ले सकती है ना। ऐसे ही है जैसे हम कोई ऑस्ट्रेलिया से कोई ऐसे एनिमल्स जो पाकिस्तान में नहीं है, वो हम वहाँ से ला के अपने यहाँ फॉरेस्ट में रख लें कि हमारे फॉरेस्ट में भी होने चाहिए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब हम उन्हें वहाँ से लेके यहाँ लेके आएंगे, तो पहली बात है एनिमल के लिए खुद बहुत डिफ़िकल्ट है, दूसरी बात है जो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी एनिमल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके लिए डिफ़िकल्टी है कि ये एक न्यू चीज़ है उनके लिए बिल्कुल एक, वो कहेंगे ये अब हम एलिफेंट को जाके डेजर्ट में रख दें तो वो कैमल भी अपसेट हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है, बिकॉज डेजर्ट में एलिफेंट्स नहीं होते। सो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो ह्यूमंस को इस पर थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, ख्याल करना चाहिए। बट और कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं भी वर्ल्ड में जो इस चीज़ का ख्याल कर रही हैं। ये चैप्टर आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपके फाइनल एग्जाम्स में भी इंशाल्लाह आएगा, इसलिए इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। कीप द टेम्परेचर डाउन। सम स्पीशीज रिएक्ट वेरी बैडली टू स्मॉल increases in temperature. If the earth heats up too much, many species would not be able to survive. This is called global warming. You will learn about it in years to come. Humans can help by finding ways to produce energy using ways that don't increase the earth's temperature. इस बात में अभी आपको ग्लोबल वार्मिंग की समझ नहीं आएगी अगर मैं आपको समझाऊं, उन्होंने भी आपके बुक में भी लिखा है कि आप नेक्स्ट डेज में पढ़ेंगे। बट आपने ये तो सुना होगा कि जैसे हमारी गवर्नमेंट आजकल कह रही है कि ज़्यादा ट्रीज़ लगाएं, हर ह्यूमन बीइंग एटलीस्ट एक ट्री तो ज़रूर लगाए, हम इतने ज़्यादा ट्रीज़ लगाएंगे, और हमने इतने ज़्यादा ट्रीज़ लगाए भी हैं, ऐसा सुनने में आता है। तो ये ट्रीज़ और ये सब क्यों लगाया जा रहा है, वो उसकी मेन रीज़न यही है कि हमारी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मीन्स गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत से एनिमल्स भी मर रहे हैं और ह्यूमंस के लिए भी ये चीज़ ठीक नहीं है। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा ट्रीज़ लगा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की कोशिश, इन्वायरमेंट का ख्याल रख रहे हैं ताकि हमारी स्पीशीज़ और हम ह्यूमन बीइंग्स भी सरवाइव कर सकें, ज़िंदा रह सकें, हमें ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। मैनी सी क्रिएचर्स कांट सर्वाइव इवन अ स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब सी क्रिएचर्स ऐसा होता है कि अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी ज़्यादा हो, वो यहाँ ये कह रहा है कि स्मॉल क्रिएचर्स जो छोटी छोटी मछलियाँ या छोटी क्रिएचर होती है, छोटी जो कोई छोटा सा कोई छोटे साइज़ का अगर प्लांट है या कोई छोटे साइज़ के फिशेज़ हैं या छोटे साइज़ का कोई रेप्टाइल है या कोई स्नेक है या कुछ, सम टाइम ऐसा होता है कि जब सी में टेम्परेचर हाई होता है तो वो बेचारे नहीं रह सकते, वो मर जाते हैं। Find out about endangered species. Write about one endangered species. You will have to find out about it in a book or online. ये आपकी क्रिएटिव राइटिंग है, आपने ऑनलाइन या फिर बुक पे आपने इंडेंजर्ड स्पीशी के बारे में ढूंढना है। दीज एनिमल्स वर इंडेंजर्ड वंस बट आर एक्सटिंक्ट नाउ। कोई टाइम था जब वो इंडेंजर्ड हम उन्हें कहा करते थे और अब वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। एक्सटिंक्ट हो गए हैं मतलब एक टाइम था कि ह्यूमंस डिस्कस करते थे, जैसे अभी हम पाकिस्तान में स्नो लेपर्ड, आई गेस स्नो लेपर्ड ही हमने ऊपर पढ़ा है जिसके बारे में कि वो इंडेंजर्ड है। तो ऐसे जैसे आज हम बुक्स में पढ़ रहे हैं, ऐसे ही कुछ ऐसे एनिमल्स थे जिनके बारे में पढ़ा जाता था या बात होती थी कि ये इंडेंजर्ड है, मतलब ये ख़तरे में है, ये डेंजर में है,
हम बात करते थे, साइंटिस्ट बात करते थे, या जो इन्वायरमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बात करती थी कि एनिमल्स इंडेंजर्ड है। और अब टाइम आया वो एक्सटिंक्ट हो गए। एक्सटिंक्ट मतलब कि वो उनकी सारी स्पीशी पूरे वर्ल्ड में से ख़त्म होगी, अब हम उन्हें कभी भी नहीं देख सकते, वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। उनका मतलब कोई फैमिली मेम्बर अर्थ पे नहीं रहा। फैमिली मेम्बर मीन्स कि उस तरह का कोई भी एनिमल अर्थ पे नहीं रहा। अब इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल हम डायनासोर लेते हैं। डायनासोर की बहुत ज़्यादा टाइप्स थी, डायनासोर्स की बहुत ज़्यादा टाइप्स थी। आहिस्ता आहिस्ता वो इंडेंजर्ड होगी और फिर एक्सटिंक्ट होगी। अब हम उन्हें एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कहते हैं। यहाँ पे कुछ उन्होंने नाम भी लिखे हैं, बट आपने खुद से एक सर्च करनी है, इंडेंजर्ड स्पीशी। ऑनलाइन आप फाइंड करें, बुक में से फाइंड करें, बट ऑनलाइन बेटर है। ऑनलाइन अपनी मदर से हेल्प लेके आपने एक इंडेंजर्ड स्पीशी सर्च करनी है और उसके बारे में आपने लिखना है। ओके, इंडेंजर्ड स्पीशी कौन सी है, ये मैं पिछले कोई 6-7 मिनट से आपको यही बता रही हूँ कि इंडेंजर्ड स्पीशी कौन सी होती है। इसे ध्यान से सुनिएगा ताकि आप ये अपनी एक्टिविटी कर सकें। ओके, नाउ क्वेश्चन आंसर, व्हाट इज एन एनवायरनमेंट। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। एन एनवायरनमेंट इज द एरिया अराउंड अस, इट इंक्लूड्स ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। Question 2, what is a habitat? A habitat is a place where something lives. Okay, what is the difference between natural and man-made habitat? Natural habitats are found by nature. Man-made habitats are natural habitats that have been changes by humans. ये भी मैं आपको डिटेल्ड समझा चुकी हूँ, फिर मैं इसे थोड़ा सा समझा देती हूँ। नेचुरल हैबिटेट, फॉर एग्जांपल एक फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट को हम नेचुरल हैबिटेट कहते हैं। अब उस फॉरेस्ट को काट के वहाँ पे बिल्डिंग्स बना दी हैं, सोसाइटी बना दी है, तो हम उसे क्या कहेंगे, मैन मेड हैबिटेट। राइट डाउन अबाउट डेजर्ट्स। Deserts are dry places, do not get much rain, lots of sand, extreme temperature, mountains, rocks. There are 5 points about deserts. Now polar region. Cold places, dry places, 2 poles, South Pole in Antarctica, North Pole in Arctic. Arctic has no land, Antarctica is the driest continent. Animals have lots of fur, thick feathers and layer of fat. ये सब points हम पहले पढ़ चुके हैं। Okay, write down about rainforest, wet places, 4 zones, emergent, canopied, understory, sorry ये spelling mistake है, इसे ठीक कर लीजिएगा। Forest floor, lots of rain, 2 type of rainforest, tropical temperate, 2 types of rainforest, tropical and temperate. Tropical rainforests are wetter than what? Temperate rainforest, opposite of deserts and polar region. Point 8 is very important. Opposite of deserts and polar regions. Lots of trees and other plants live in rainforest. Write down about seas, rivers and oceans. Seas are smaller than oceans. Seas and oceans have salty water. Humans cannot drink water. Some plants live in water. Some animals live in water. Write down about seas, rivers and oceans. Seas are smaller than oceans. Seas and oceans have salty water. Humans cannot drink water. Some plants live in water. Some animals live in water. What type of animals will be able to survive in deserts? Here are some names of the animals. Okay. Now question 9. What type of animals will be able to survive in polar region? Here are some names of animals. What type of animals will be able to survive in seas, rivers and oceans? Here are some names of animals. Why is it important to keep the earth clean? It is important to keep the earth clean for the survival of living things. Every living thing, humans, animals, plants. Because earth neat and clean होगी तभी तो वहाँ plants लगेगा और plant बड़ा होगा या tree बनेगा. Why is it important to clean the air? Because air clean होगी तो
हमें ऑक्सीजन मिलेगी, एनिमल्स को ऑक्सीजन मिलेगी, प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वो अपना खाना बनाएगा और वो सरवाइव करेगा। ये सब हमारे इंटरलिंक है, सब चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, इसलिए हमारे लिए नीट एंड क्लीन एयर बहुत ज़रूरी है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप द एयर क्लीन बिकॉज एनिमल्स एंड ह्यूमन्स हैव टू ब्रीथ फ्रेश एयर। What are endangered species? Endangered species are group of animals that are at risk of dying out completely. मतलब अभी तक वो सारे मरे नहीं हैं, बट अभी वो रिस्क पे हैं, अभी वो डेंजर में हैं, अभी वो ख़तरे में हैं कि हो सकते हैं कि ख़त्म हो जाए, बट अभी ख़त्म हुए नहीं हैं। अगर हम उनका अभी भी ख्याल रखेंगे तो वो हो सकता है, अगर उनकी हैबिटेट का, उनके इन्वायरमेंट का, उनका ख्याल रखेंगे तो हो सकता है कि वो बच जाएं। Question 14. What are main causes for species to become endangered? Humans are main causes. Humans are destroying their habitats. हम जाके जब फॉरेस्ट ही काट देंगे तो वो एनिमल कहाँ मारेगा? जब हम पोलर रीजन में टेम्परेचर हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से पोलर रीजन में टेम्परेचर हाई हो जाएगा और आइस मेल्ट होने लग जाएगी, तो वो पोलर रीजन वाले एनिमल्स कैसे सर्वाइव करेंगे? इंट्रोड्यूसिंग न्यू स्पीशीज़ एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब आप ये समझ लें कि हमारी अर्थ का टेम्परेचर राइज होना, हमारी अर्थ में टेम्परेचर ज़्यादा होना, गर्मी ज़्यादा होना, इसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग का आप मतलब ये समझ लें। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड स्पीशीज़? स्टॉप डिस्ट्रॉइंग देयर हैबिटेट्स। ये जंगल काटना, ये फॉरेस्ट काटना और ये बंद करें ताकि वहाँ एनिमल्स ईजीली रह सकें। स्टॉप इंट्रोड्यूसिंग न्यू स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस करना बंद करें। कीप द टेम्परेचर डाउन, और कोशिश करें कि ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिससे टेम्परेचर डाउन हो। और इसकी इसमें सबसे जो मेन बात है वो ये कि प्लांट्स लगाएं। आप प्लांट एक लगाएंगे वो बड़ा होकर ट्री बन जाएगा और वो आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद है, आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके इन्वायरमेंट के लिए, आपके इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के लिए। What is the difference between being endangered and being extinct? This is very important question. Endangered species are animals that are low on number. तो उनके नंबर्स कम रह गए हैं और उनकी पॉसिबिलिटी है कि वो डाई आउट कम्प्लीटली हो जाएंगे इन फ्यूचर अगर हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे। बट एक्सटिंक्ट एनिमल्स नो लार्जर एग्जिस्ट। एक्सटिंक्ट एनिमल्स तो वो हैं जिन्हें हमने देखा ही नहीं और वो मर चुके हुए हैं, वो हैं ही कोई नहीं, इस अर्थ पे हैं ही नहीं वो। तो एक्सटिंक्ट एनिमल्स नो लॉन्गर एग्जिस्ट, कि वो रहते ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। बट इंडेंजर्ड वो हैं जिनके चांसेस हैं कि वो ख़त्म हो सकते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू कीप द वाटर क्लीन? It is important to keep the water clean because animals and humans have to drink clean water. जैसे हमें क्लीन ग्राउंड चाहिए, हमें क्लीन एयर चाहिए और हमें क्लीन वाटर चाहिए सर्वाइवल के लिए। ओके अब आ जाते हैं हम अपने वर्कशीट पे, वर्कबुक पे, सॉरी। ओपन योर वर्कबुक, द साइंस फैक्टर वर्कबुक, page 15. Open your page 15, unit 5, the environment. Worm, water snail, fish, centipede, crab, frog, rabbits, bird, starfish, shark, butterfly. ये आपने बताना है। worm and centipede सॉइल में रहते हैं इसलिए आप कॉलम उन्हें मिला दीजिएगा। rabbits, birds and butterflies फॉरेस्ट में रहते हैं। वाटर स्नेल एंड फ्रॉग, वाटर स्नेल बेसिकली, वाटर स्नेल, स्नेल भी सही था बट वाटर स्नेल एंड फ्रॉग रहते हैं पाउंड में। एंड फिश, क्रैब, स्टारफिशेस एंड शार्क का रहती हैं ओशन में। तो ये वर्क बुक का ये पेज था और ये बहुत इजी पेज है, ये आपने जस्ट मेंशन करनी है। जो फर्स्ट पॉइंट है वो इमर्जेंट जोन है। जो 4 टाइप्स में फर्स्ट है इमर्जेंट जोन, कनोपी जोन, अंडर स्टोरी एंड फॉरेस्ट फ्लोर। सो इट्स वेरी इजी। ये मिसिंग वर्ड्स हैं, ये स्टूडेंट्स आप खुद कर सकते हैं, ये बहुत इजी है। इसका मैंने आपको आंसर दे दिया है जो कि आप इजीली कर लेंगे। ये इसके ये आंसर है। ओके नाउ एक्सटिंक्ट
और लिविंग। अब आपने बताना है इसमें से कौन सी एक्सटेंड हो चुकी हैं और कौन से लिविंग है। बिलो आर सम पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, पुट एन एक्स नेक्स्ट टू दोज बट दैट यू थिंक आर एक्सटिंक्ट एंड अ टिक नेक्स्ट टू दोज दैट यू थिंक स्टिल लिव ऑन अर्थ। जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं उस पर क्रॉस लगाना है कि अब और नहीं है, और जो अभी रह रहे हैं उन पर टिक लगा देना। सबसे पहले यह कौन है, डोडो। डोडो डोडो आई गेस कभी देखा तो नहीं है डोडो को। ये इस पे मैंने यहाँ लिखा है टेक हेल्प फ्रॉम इंटरनेट और बुक पेज नंबर 18 फॉर बुक पेज नंबर 18। आपने सर्च करना है डोडो इज एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड, तो आपको इंटरनेट से पता चलेगा। फिर अगर तो एक्सटिंक्ट आया आपने क्रॉस लगाना है, और अगर एक्सटिंक्ट ना आया तो आपने टिक लगाना है। अगर सेम ये सारे आपने जो अभी तक यहाँ पे 3, 3, 6, 9, 12 आपकी ये पेज 18 पे एनिमल्स हैं। ये आपने बता कैंगरूज, टाइगर एंड एलिफेंट्स, ये तो हमें पता है, ये तो देखते हैं हम जू में, इसलिए इन पर टिक ही आएगा। ऊपर ऑस्ट्रिच पे टिक आएगा। बाकी जो कुछ एनिमल्स हैं मुझे खुद वो उनका नहीं पता, मैं भी सर्च करूँगी इंटरनेट से तो पता चलेगा, इसलिए ये आपकी क्रिएटिव एक्टिविटी है, ये आपने खुद करनी है। तो ये चैप्टर आपका बेटा सबसे लेंथी चैप्टर है, आपकी बुक का सबसे लेंथी चैप्टर है ये आपकी बुक का, द इन्वायरमेंट आपकी बुक का सबसे लेंथी चैप्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और ये आपके फाइनल्स में भी आएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। ये मैंने आपको इसीलिए दिए हैं बिकॉज अभी इसीलिए पढ़ा दिए क्योंकि आप घर पे हैं। आप अगर रोज़ का भी एक अपना क्वेश्चन तैयार करें, उसे 3 to 4 टाइम्स लिखें, क्वेश्चंस वैसे इतने लेंथी नहीं है, तो आप इजीली अपने 15 डेज़ में या 1 मंथ में, इसीलिए ये 1 मंथ में मैंने जस्ट एक चैप्टर आपको दिया था ताकि आप इजीली तैयार कर सकें। इस चैप्टर की से रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो सब करनी है आपने। अगली क्लास से आप चैप्टर अपना बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, ये बिकॉज बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मैंने आपको बहुत टाइम लगा कि ये चैप्टर क्लास में भी पढ़ाया था और अब भी इसकी बहुत लेंथी वीडियो बनी है। प्लीज़ क्लास ये अच्छे से तैयार कीजिएगा। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।